चलो तो हम सबसे पहले कोशिकांग में चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसको कहते हैं पीएम प्लाज्मा मतलब प्रधानमंत्री, यहाँ नहीं समझ लेना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है ना, सीएम यानी सीएम पीएम दोनों, ठीक है। हाँ, तो चीफ मिनिस्टर नहीं समझना है और प्रधानमंत्री नहीं समझना है, बट जिस तरह से पूरा देश का सुरक्षा ये लोग रखते हैं, उसी तरह से हम कोशिका के अंदर सारे पार्ट्स का सुरक्षा के घेरे में यही सब रखता है ना। कौन? पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएल कोशिका झिल्ली, इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। इसको प्रागम्य झिल्ली भी बोला जाता है, पता है क्यों? पता है सर, पता है। प्रागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? एक चीज पदार्थ को बाहर करे थे, मतलब एक चीज पदार्थ को अंदर लेते तथा हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में ये सक्षम रहता है, इसलिए प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं। हाँ सुनिए, प्रागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है इसको? प्रागम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं, नाम से ही पता चलता है, आर पार प्रागम्य है ना, जो गमनागमन का यानी आर पार होने का एक माध्यम है। लेकिन क्या है कि कुछ इसमें सिस्टम है कि सभी नहीं आ सकते हैं, सभी जा भी नहीं सकते ऐसी पदार्थ। जैसे हम यहाँ CO2 का बात करें, O2 का बात करें, तो CO2 हो गया, O2 हो गया, तो आवश्यकता के अनुसार इसमें अंदर आ सकता है ना, अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो ये सुनो, ये कोशिका भित्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कोशिका झिल्ली। अब इसी में ये जंतु कोशिका में पीएम पाया जाता है, गुंजन जंतु कोशिका में ये होता है, और यही पादप कोशिका में प्लांट सेल में इसके ऊपर एक दीवार जैसा होता है ना, और ये इसकी संरचना मोटी होती है ना, ये सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है ना, और ये बहुत इसका सुरक्षा प्रदान करता है। ये हो गया तुम्हारा क्या? कोशिका भित्ति, इसको कहेंगे भित्ति। भित्ति मतलब दीवार है ना, नहीं? अरे दादी सब बोलती थी, अरे बरसा बहुत बढ़िया गिरे तो बाबू अगर ना छनिया होगा गोजर में होती, उसको क्या कहते हैं? खपड़ा उपड़ा उलट जाता था, है ना? नहीं ना छाल में तो वो क्या हो जाएगा? बढ़िया घोज जी तो भितिया भेज जी है ना, भित। तो कोशिका भित्ति ये जो है कोशिका भित्ति, ये समझ में आ गया। अब कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है? कोशिका भित्ति मतलब मानव में पाया जाता है, बल्कि कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका पाया जाता है। हाँ, यहाँ डिफरेंट, चूंकि डिफरेंट लिखने के लिए आता है। यस पादप सेल और जंतु सेल है ना, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, क्या डिफरेंट है? तो यहाँ एक डिफरेंस मिल गया कि कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं होता, पेड़ पौधे में होता है। वो कोशिका झिल्ली के अपेक्षा ज्यादा कठोरता होता है, मोटी परत होती है ना, सेलुलोज की होती है। लेकिन पीएम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बना होता है, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। हाँ, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, यानी कार्बनिक होता है ना। कल बताए थे कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों से मिलकर बना होता है। यदि हम सिर्फ कार्बनिक का बात करेंगे
तो पता चलेगा यहाँ जल के बिना होगा कोशिका का निर्माण नहीं। और यदि सिर्फ अकार्बनिक का बात करें तो प्रोटीन नहीं रहेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, वसा नहीं रहेगा, और एक बताए थे न्यूक्लिक एसिड। यस। यदि ये नहीं रहेगा तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये पीएम को समझ गए। अब इसमें प्रासरण की विधि पढ़ना है। तो प्रासरण की विधि 3 से क्या मतलब कि होता है, उसमें 3 टाइप्स नजर आते हैं। जी सर। 3 घटना हो सकता है प्रासरण में। क्या होता है, देखो एक उदाहरण तो बता रहे हैं कि जैसे एक बीकर में कोई कोशिका को डाल दो, ठीक, और इसमें या चीनी का घोल या नमक का घोल। सुनो रे, बहुत हल्ला करती है कार, तुमको गजब लड़की है। ये क्या है, एक कोशिका को डाल दी, किसमें? नमक का घोल। नमक का घोल हो सकता है या चीनी का घोल हो सकता है। तो इसमें 3 काम होगा, या तो कोशिका फूल जाएगा, या तो चिपक जाएगा, या तो बराबर रहेगा। यही ना हो सकता है। यस सर। या तो फूल जाएगा, फूलकर बड़ा साइज हो जाएगा, या चिपक जाएगा, किसमिस, या फिर बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 घटना हुआ। अब बात है कि किस स्थिति में फूलेगा भाई। तो यदि अम्ल क्या हो, ये सना मार देंगे एकदम। अरे तुम इधर फेस करो, इधर फेस करो, एकदम मुहे मुहे बैठ लिए। हम इधर देख रहे बोल रहे हैं, तुम उधर काहे से उलट रहे मुलू ये है ये। हाँ, तो बता रहे थे ये 3 घटना हो सकता है ना, या तो फूल सकता है, या पचक सकता है, या बराबर हो सकता है। तो यदि इसमें नमक का मात्रा नाम मात्र का हो तो उसको क्या कहेंगे? तनु विलयन। मतलब तनु, ऐसे भी केमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, तनु विलयन, सांद्र विलयन, है ना। तो तनु विलयन में नमक चाहे चीनी बहुत कम घोला हुआ है, ठीक। तो पानी का मात्रा किसमें अधिक है? जल, मतलब कि उस विलयन में जल का मात्रा ज्यादा है। तो जल का मात्रा ज्यादा होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो गमनागमन की गति होती है, मतलब आवाजाही वाला गति होता है, अधिक से कम की, वो कैसे होता है? अधिक से कम की ओर। चाहे वो ज्योग्राफी में पवन की गति पढ़ो, चाहे धारा की गति पढ़ो, समुद्री धाराएं, है ना, ठंडी से गर्म की ओर, सांद्र से तनु की ओर। उसी तरह से विज्ञान में पढ़ेंगे, सांद्र से तनु की ओर, तनु से सांद्र की ओर। तो तनु है और अंदर में सांद्र है, तो वो क्या करेगा? पानी मतलब बराबर करने की कोशिश करेगा, है ना, ताकि समानता हो जाए। वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और यदि जितना सांद्रता विलयन का हो, उतना ही सांद्रता कोशिका के अंदर भी हो, तो ना आएगा और ना जाएगा, तो बीच में बराबर, है ना। और यदि नमक या चीनी का घोल ज्यादा हो, यानी सांद्र विलयन, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें इसका नाम दिया है क्या? अल्प प्रासरण दाबी विलयन। पहला क्या होगा? अल्प प्रासरण दाबी विलयन। दूसरा में सम, यानी बराबर, है ना, हाँ, समपरासरी विलयन। और तीसरा क्या होगा? अति परासरण दाबी। अति मतलब एवं, ओवर, है ना, अति परासरण दाबी। इसीलिए ना अति परासरण दाब हो गया, इसीलिए वो क्या हो गया? चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा।
अब हम इसी में कुछ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोलते हैं विसरण की प्रक्रिया में किन गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ अल्प मात्रा में यदि वो गैस है तो उसका भी होगा। शुद्ध रूप में सिर्फ हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही है ऐसा बात भी नहीं है, ठीक है। अल्प मात्रा में अन्य गैसें भी हैं। देखो, जो ध्यान से पढ़ेगा, और ध्यान से पढ़ने वाला लड़का हो या लड़की हो, हम लोग चेहरा से पहचान जाते हैं। और नहीं पढ़ने वाला को कितनों मोटिवेट करो, उसके माँ के सामने बोलो, बाप के सामने बोलो, बोलेगे यहाँ से कल से जाएंगे तब वो नहीं आएगा, है ना। और मतलब नहीं पढ़ने वाला क्या करेगा, फ्रियों में आएगा तब वो हल्ला करते रहेगा, अरे डांटबे करेगा तो कल से नहीं आएंगे, ठीक है पढ़ाना हो जाएगा, है मास्टर बाजी जितना पढ़ावो ना उतना बांगो है, इतना पढ़ावो ना उतना बांगो। घर में जाके बोलेगा है पढ़ाओ है, वहाँ 9वां 10वां वाला खाली किताबा से देख देख के ऐसे पढ़ाओ है तो समझे ले तब ने, अब वो हमको शिकायत करेगा। और ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ हमारा क्या कमजोरी, तो अपना कमजोरी देखेगा, दूसरे को कमजोरी के निखारने की अपेक्षा अपना में झांको, है ना। क्या जिंदगी भर गाली यही भूल करता रहा, चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करता रहा। अरे बहुत ऐसे उदाहरण है, वही ना बोले कि जिंदगी भर गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मतलब अपने अंदर में कमी है, लेकिन दूसरे को देख रहा है, तो दूसरे को कमियां ढूंढने से अपना कमी कभी दूर होगा क्या? नहीं होगा। तो इस बात को समझो। तो ये देखो, और क्या महत्वपूर्ण भूमिका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? वातावरण से, मतलब हमारे शरीर में तो हम पहले बताएं कि जितना वजन है उस पर कितना से गुना कर देंगे। जैसे हमारा 55 kg वजन है तो 10 पर पावर 15 से गुना कर देंगे तो समझो उतना कोशिकाओं की संख्या हमारे बॉडी में होगा नहीं। अब ऐसा नहीं है आज जन्मा 2 किलो का बच्चा 2.5 किलो का, अब उसका कोशिका का संख्या तुम्हारे कोशिका के बराबर होगा क्या? नहीं, वो तो डिवीजन होती जाता है ना। और सबसे अधिक डिवीजन तब होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है, बाहरी वातावरण में आता है, ठीक है ना। वो अचानक जब जन्मता है कहते कहाँ आ गए, कहते हैं नहीं कहाँ, 9 महीना कुछ दूसरी जगह पढ़ते है ना, ऐसा नहीं था, अभी कहाँ आ गए, तो कहाँ कले आ जाता है तब ना। हाँ, अब तो लोग कहा नहीं पढ़ने लगना वहां से। चलो तो अरे थोड़ा सा बैक गियर लगाते हैं, कुछ विशेष से विषयांतर हो गए। तो ये कोशिका भित्ति हो या कोशिका झिल्ली हो, आसपास के वातावरण से अपने को अलग करता है, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं हैं, हम एक चार्ट यदि तुमको तमाचा जड़ दें तब पता चलेगा कितनी यहाँ कोशिकाएं मर गई, है ना, लाखों लाख, है ना। और अरे दुकान जब जाते हो तो कौन चीज से लाते हो? कुछ नहीं रहता है तो एक पॉलिथीन दे देता है। पॉलिथीन कितना पतला है? बहुत पतला, लेकिन उसमें 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो तक ले आते हैं नहीं? यस सर। जबकि कितना पतला है? उसी तरह से इसके अंदर भी लॉड है ना। और ये भी जैसे ये कोशिका भित्ति थोड़ा मोड़ा मोटा रहता है, थोड़ा मोड़ा का कोशिका झिल्ली से ज्यादा मोटा रहता है, ठीक है। तो ये भी अंदर में सुरक्षा प्रदान
करता है। चलो तो पहला हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एम से शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर ऊर्जा हाउस। है ना, इसको कहते हैं बिजली घर, पावर हाउस। पावर हाउस है ना। ये पावर हाउस कैसे तैयार करता है, सुनते जाना, खाली बढ़िया से खाली सुनेगा, अपने से लिख लेगा। चूंकि सुना हुआ बात बहुत सारा रहता है, तो उसमें मान लो कि हम 40 सेंटेंस सुने, 50 सेंटेंस, तो 10-20 सेंटेंस लिखाइए जाएगा। हाँ। तो उतना तो काफी है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस क्यों बोला जाता है? यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। हाँ, यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्रैश चक्र इसके अंदर एटीपी का चलता निर्माण है। होता है। क्रेब्स चक्र यस सर। है ना। क्रेब्स ने उसको पता किया था, साइकिल का चक्र, वो चलाने वाला साइकिल का बात हम नहीं कर रहे हैं। तो एक साइकिल में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। कितना? 38 एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का रचना कैसा होता है, सुनो, देख लो। ये देख रहा है, समझ भी मालूम। ये उंगली जैसा रचना होता है, ठीक। तो ये उंगली जैसा जो रचना होता है, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ऊर्जा, बात है कि ये ऊर्जा पैदा कैसे करता है सर? हम लोग सांस लेते हैं ना, यस सर। सांस लेते हैं, यस सर। कहाँ जाता है? फेफड़ा। फेफड़ा से फिर तो फेफड़ा एक क्या है? एक टंकी है एक तरह से, जैसे छत पर टंकी है ना, छत में टंकी रखता है कि नहीं? यस सर। अब तो प्राय घर, अब कौन वहाँ रस्सी बाल्टी खींचने जाता है जी। हमको तो लगभग ना के बराबर अब नजर आता है। बहुत प्रोग्रेसिंग हो गया है। आए 10 साल के पहले है ना, रस्सी बाल्टी से भी मिल जा रहा था, लेकिन अब तो रस्सी बाल्टी बहुत खत्म। अब गरीब से गरीब घर भी है, तब वो 2-2.5 हजार का मोटर मिल ही जाता है, और लाइन भी रहने लगा है, ठीक है। तो टंकी जैसे भरा होता है, तो टंकी से कौन चीज लगा होता है? नल। पाइप में क्या लगता है? तो जैसे हम लेते हैं तो वो टंकी में चला गया, तो टंकी में चला गया तो सिर्फ ऑक्सीजन में भर जाता है, और कुछ चला जाता है, और भी कह जाता है। तो वहाँ फेफड़वा कहता है बाकी सब अलग हो, हमको खाली ऑक्सीजन में रहने दो, है ना। ऑक्सीजन को वो रख लिया, रुधिर में भेज दिया। रुधिर मतलब रक्त, ब्लड। तो ब्लड में जैसे भेजा, उसके बाद वो रक्त के माध्यम से प्रत्येक अंग में, और प्रत्येक अंग के प्रत्येक कोशिका ऊतक में, और प्रत्येक ऊतक के प्रत्येक कोशिका में वहां तक पहुंचा दी, है ना। तो वहां तक कौन पहुंचाया? रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, है ना। यस सर। तो हेमोग्लोबिन महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता है। यस सर। इसीलिए ये ज्यादा कार्य भी करेगा तो उतना हाफेगा नहीं, ठीक है। अब उतना चक्कर उक्कर नहीं आएगा। जैसे हेमोग्लोबिन जैसे कम हो जाएगा ना, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का मात्रा मतलब कम जाने लगा कोशिकाओं में, और जब कोशिकाओं में कम जाने लगेगा तो चक्कर आने लगेगा, थकावट हो जाने लगेगा, है ना। तो ज्यादा वर्क नहीं होगा। जैसे हम सामान्य बोल रहे हैं, और यदि 4 कदम दौड़ जाए 1 मिनट के लिए, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा हाँफते हैं कि नहीं? ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीकरण ज्यादा होता है। और जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ पर क्रेब्स चक्र बनेगा, साइकिल चक्र बनेगा, वो 38 एटीपी का निर्माण होगा। तो 38 एटीपी बराबर कितना होगा? 1 ग्लूकोज।
38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज। ये सब याद रखता है कि नहीं? जो भी बोल रहे हैं समझो क्वेश्चन बनते जा रहा है, समझ रहा है ना? 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज के बराबर होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ गया। O2 ऑक्सीजन का संवहन यदि हम देखें तो सबसे पहले फेफड़ा में गया, फेफड़ा के बाद नस में गया, नस के बाद रक्त में गया, रक्त के बाद बोल दो ना रे हेमोग्लोबिन में गया, हेमोग्लोबिन के बाद हाँ रक्त में नहीं, रक्त तो बहुत पहले था, कोशिका में तक चला गया। कोशिका तक जाने के लिए नस गया, पहले फेफड़ा है ना, फेफड़ा में गया। क्या वो फेफड़ा होता है? लेफ्ट एंड राइट है ना। ये छाती जो देख रहे हो यहाँ हड्डी कंकाल, अरे कंकाल तो नहीं है, मतलब ये मांस हट जाएगा तब कंकाल बनेगा। तो उसके अंदर में वही रहता है सब फेफड़ा, ठीक है। अरे बकरा उकरा काटता है तो वो थोड़ा सा चितकबरा जैसा निकलता है, उसको दाबेगा ना तो पुर पुर करेगा, हाँ रे पुर करेगा। तो अरे आदि तो लोग को ट्राई करना है, तो उसको जैसे निकलता है तो उसमें नलिया सहित निकलता है, तो नली में तने सा पैंट लगा के फूक के देखना है ना। जैसे फूक लगाओगे ना तो फूल जाएगा, फूलेगा। तो नस से कहाँ गया? एक फेफड़ा से नस में, नस से रक्त में, रक्त से हेमोग्लोबिन। सर उठता है ना उसके बाद ना हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के बाद। अरे नहीं वो बात नहीं है, हेमोग्लोबिन से रक्त में क्या है? एक ऊतक ही है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। तो अभी ऊतक नहीं पढ़ा है इसलिए ऊतक से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहा है हरिंग बड़ी है ना। जब यहाँ सबसे पहले इसको नहीं पढ़ेंगे है ना, तो इसको कैसे समझ में आएगा? क्रम से हम लोग चल रहे हैं ना। तो हेमोग्लोबिन के बाद ये सेल में चला जाता है क्या? और चला गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बताओ यहाँ फेफड़ा का ज्यादा भूमिका है कि माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो श्वसन की क्रिया संपन्न होगी नहीं। अब आगे बढ़े। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। फेफड़ा नहीं होगा तो क्रेब्स वैज्ञानिक बताए थे किसके बारे में? साइकिल चक्र के बारे में, ठीक है। क्रिस्टी किसको कहते हैं? हाँ बोलो बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली जैसी संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? अब दूसरा कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी है ना। तो गोल्जी काय का काम क्या है? देखो ये तो ऊर्जा बना दिया प्रोटीन है ना, परिवहन करता है। हाँ तो इसका काम है ट्रांसपोर्टिंग करना। पैकिंग क्या करना? ट्रांसपोर्टिंग करना। उन ऊर्जा यदि एक ही जगह हो तो क्या वो कोई काम करेगा? नो सर। उसको कार्य अंगों तक आखिर पहुंचाना है ना। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं होगा तब तो ऊर्जा का कैसे होगा कार्य? मतलब कार्य होगा ही नहीं, तो ऊर्जा का भी स्थानांतरण चाहिए। तो इसकी खोज कौन किए थे पता है? कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, ठीक है। और ये क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। कैमिलो गोल्जी तुम्हारा किताब में भी बताया होगा, हाँ ठीक है।
ये देखो इसका रचना कैसे होता है सो इसका ये समांतर समांतर चार से नौ नलिका योग कुपिका होती है, ठीक है, जो चपटे आकार का होता है, लेकिन कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा। कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा, मतलब समांतर रहेगा, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी होता है। इसकी रचना कैसा होता है? वर्णित गोल्गी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे का क्या होती है? समांतर सजी होती है। इन्हें क्या कहते हैं? कुंडिका। क्या कहा जाता है? कुंडिका। कुंडिका। चलो, तो हम लोग अभी देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंगुलिकार संरचना है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और गोल्गी काय का जो रचना होता है, ठीक है, वो जो पुटिकाएं होती हैं, कुपिकाएं मतलब थैली जैसा चिपटा चिपटा समांतर, उसको कहेंगे कुंडिका। क्या कहते हैं? कुंडिका। हाँ। सुनो, ई आर के बारे में नहीं पढ़ा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले, हाँ, तो इसका संबंध ई आर से भी होता है। क्यों? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन और वसा दो तरह का होता है। एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। एक चिकना होता है और एक खुरदुरा होता है। तो जो खुरदुरा वाला होता है उसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण जो हुआ, वसा का जो निर्माण हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी का निर्माण हुआ, वो सभी का स्थानांतरण कौन करता है? गोल्गी का। गोल्गी गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में कर सकता है, गोल्गी उपकरण बोल सकता है। तुम्हारे किताब में गोल्गी उपकरण लिखा है, इसका नाम गोल्गी उपकरण है ना। गोल्गी काय और बता दें तो ये संचयन, रूपांतरण, ये जो पुटिकाओं में जो पदार्थ बनते हैं वो संचयन, रूपांतरण और क्या, हाँ, बंद करना, पैकिंग करना। हाँ, पैकिंग करना इसका मुख्य काम है ना। अरे फैक्ट्रिया में तैयार करेगा, चाहे मिक्सचर फैक्ट्री हो चाहे पारोटी फैक्ट्री हो, जब तक पैकिंग नहीं होगा तब तक होलसेलर से रिटेलर में जाएगा नहीं। तो वही बात है, इसका काम क्या है? पैकिंग करना। और तब परिवहन होता है, ठीक है। तीसरा जो बताने जा रहे हैं वो है वैक्यूल, रस धानी। क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं रस धानी। वैक्यूल को क्या बोला जाता है? रस धानी। स्पेलिंग लिखोगे क्या? VACU है ना, VACU वैक्यूल होता है, OLE यानी रस धान। हाँ, नाम से भी पता चल रहा है रस, इसमें ये बहुत रसीला है ना, इसके बगैर मजा नहीं आने वाला, ठीक है ना। सब कुछ बना दिया, मुर्गा टनाटन, अब 1 जनवरी में उड़ाएगा, है ना, खींचा खींची पूरा चलेगा, लेकिन क्या चाहिए? भात के साथ
जी। अरे भात के साथ तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो रस नहीं मिलेगा तो मजा आएगा? हैं? नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा ना। सुनो, इसका काम सुनो। ये मानव शरीर में, हेलो हेलो, तो मानव शरीर में ये 65% जल का मालिक होता है। किसका? जल का मालिक होता है। मतलब 65% ये जल को सिंचित करता है। कौन? राजधानी। ठीक है। और ये पानी को यदि हमारे शरीर में 1% भी पानी का यदि कमी हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? प्यास लग गया। क्या हो गया? अब समझो 1% कितना कम है? 1% मात्र कम हो जाएगा इसमें पानी, तो समझ लो प्यास लग गया। 2% अधिक प्यास है ना, 3% हो गया तो तरवास गया। 4% हो गया और यदि 10% हो गया तो मर गया। है ना। और 10% तब होगा जब दिन भर में बहुत सारे कई बार डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन समझ रहे हो? हाँ, समझ रही है, स्कूल में भी समझाए हैं डिहाइड्रेशन, है ना। एक दिन में कम से कम 10-12 बार से ज्यादा बाथरूम जाना पड़े, ढर बिना क्लच ब्रेक के ढर, है ना। पानी नजर आएगा, उसमें मल नहीं नजर आएगा, पानी नजर आएगा, है ना। तो वो क्या है? शरीर से, समझ लो, राजधानी से पूरा क्या निकल रहा है? जो रस निकल रहा है पानी के रूप में, इसको पचकाते जा रहा है। और रियल बात है, इसीलिए हंस रही है ना। अगर देखा डुप्लीकेट बात भी बताया जाएगा तब नहीं हंस। अरे सही चीज को बताने में क्या दिक्कत है? मन लग रहा है कि नहीं? अरे मन लग रहा है मेरे, लग रहा है इसीलिए हंस रहा है। अच्छा ठीक है, हेलो, थोड़ा सा शांत, है ना। आगे चले। हाँ, ये कहता है कि पानी की पूर्ति के लिए, सुनो, यदि डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसका उपाय भी जान लो। यदि डिहाइड्रेशन किसी को हो जाए तो पानी की पूर्ति के लिए डॉक्टर क्या कहता है? ऐसे तो डॉक्टर कहे या ना कहे, लेकिन तुम लोग इतना पढ़ते हो तो इतना जानकारी रखना ही चाहिए कि नमक पानी कम से कम उसको तुरंत देना चाहिए, है ना। या फिर ORS घोल, अगल बगल में दर दुकान में, खिची पड़ोस के दुकान में भी ये ORS का घोल 10 रुपया 15 रुपया में मिल जाएगा। अच्छा वाला लोगे तो 20-25 दाम हो गया है, 25 रुपया, है ना। 25 रुपये दाम हो गया है। उसको एक पैकेट लाओ और एक गिलास में घोलो, 2-3 गिलास उसको पिला दो, तो उससे क्या होगा? पानी की पूर्ति उसके शरीर में होने लगेगा, है ना। तो रसधानी का में जो है सो जान आने लगेगा, ठीक है। तो वो कोशिका में थोड़ा फूलने लगेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बैलेंस बनाएगा अपने आप। तो वैक्यूल्यूज पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन दोनों में पाए जाते हैं? रसधानी। अंतर क्या है कि जंतुओं में ये छोटा होता है, वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं और पौधों में बड़े बड़े होते हैं। देखो डिफरेंट जब लिखने के लिए आएगा तो ये सब लिखना है कि पादप सेल में रसधानी बड़े आकार के होते हैं, जबकि जंतु में रसधानी छोटे आकार के होते हैं। हाँ, पेड़ पौधा में अगर पानी का कमी हो तो उसको पानी का कमी होगा तो सूखेगा, सूख जाएगा। अब वो चल के थोड़ी उसका गोड़ हाथ तोड़ के कि चल के बताएगा,
रुपेश थोड़ा सा मदद करो। बढ़िया लाकर बाबू बड़ी होती है ना, वैसा थोड़ी